नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ हो, मंगल में हो, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो अपना जो टॉपिक चल रहा है राजस्थानी साहित्य, उसको कंटिन्यू करेंगे भी। और आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, राजस्थानी साहित्य को भाषा स्रोत के आधार पर जो 5 भागों में विभाजित किया गया है उन पे चर्चा करेंगे भी। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों पे। और कौन कौन से हैं वो 5 भाग? चारण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य, जैन साहित्य, लोक साहित्य। आज के सेशन में इन पे चर्चा करने वाले भी, विस्तार से पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे भी। तो बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलो, नंबर 1 आता है दोस्तों चारण साहित्य। सबसे पहले आता है चारण साहित्य। चारण साहित्य की क्या विशेषता है, ये किसके द्वारा लिखा जाता है, इन पे चर्चा करते हैं भी। तो अपने दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि चारण साहित्य चारणों द्वारा लिखा जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसका नामकरण है ये चारण शैली के ऊपर पड़ा है भी। चारण शैली होने के कारण इसका नाम चारण साहित्य पड़ा है। नाम चारण शैली होने के कारण पड़ा है, ध्यान में रखना है। चारण शैली होने के कारण इसका नाम चारण साहित्य पड़ा है। चारण साहित्य किसके द्वारा लिखा जाता है? तो चारणों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, राव द्वारा, राजपूतों द्वारा, सेवकों द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? चारणों द्वारा, ब्राह्मणों, राजपूतों, राव, सेवकों द्वारा लिखा जाता है। और क्या विशेषता है चारण साहित्य की, वो देखो भी। अपने को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो यही पूछेगा निम्नलिखित में से चारण साहित्य की विशेषता है या नहीं है, ध्यान में रख लेना। तो राजपूत वीरता मिलती है, त्याग का वर्णन मिलता है, युद्धों का वर्णन मिलता है, शौर्य पर आधारित है, और अधिकांश किस में लिखा गया है? पद्य में लिखा गया है। वीर रस का प्रयोग किया गया। चारण साहित्य में कौन से रस का प्रयोग किया गया है दोस्तों? वीर रस का प्रयोग किया गया है, जैसे काव्य, दोहे, सोरठा, वचनिका, रासो। आगे देखो कि चारण साहित्य कौन कौन से है। रचना देखो दोस्तों कौन कौन सी है। पहले नंबर पे आती है वीर रामायण। किसके द्वारा रचित रचना है? भाडर ढाडी द्वारा। और चारण शैली की प्रारंभिक रचना मानी जाती है। कौन सी? वीर रामायण। देखो भाई, चारण शैली की प्रारंभिक रचना मानी जाती है कौन सी? वीर रामायण। रचना किसके द्वारा की जाती है? भाडर ढाडी द्वारा। किसके द्वारा? भाडर ढाडी द्वारा। और इसका पुराना नाम पूछ ले तो क्या होगा दोस्तों? भाडर ढाडी निशानिया। क्या होगा पुराना नाम? भाडर ढाडी निशानिया। इसका जो नया नाम है वीर रामायण नाम दिया है, ये किसने दिया है? सिलेक्शन वाले क्वेश्चन तो यही होते हैं, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन तो यही होते हैं भाई साहब। तो इसका जो वीर रामायण नाम दिया है, ये किसने दिया है दोस्तों? किसने दिया है? बुद्ध जी ने। किसने दिया है? बुद्ध जी ने। ये अपने को ध्यान में रखना है भी। आगे देखो, दूसरी रचना देखो दोस्तों, अचलदास खींचीरी वचनिका। दूसरी रचना कौन सी है दोस्तों? अचलदास खींचीरी वचनिका। किसके द्वारा रचित है? शिवदास गार्डन द्वारा। किसके द्वारा रचित है? शिवदास गार्डन द्वारा। और अचलदास खींची के आश्रित कवि होते हैं। अचलदास खींची कहाँ का शासक होता है दोस्तों? गागरोन का। कहाँ का शासक होता है? गागरोन का। इसके अंदर वर्णन किसका मिलता है? अचलदास खींची और मांडू के शासक होते हैं होसन शाह के बीच में 1423 के अंदर युद्ध होता है, उनका वर्णन मिलता है। अचलदास खींची और मांडू के शासक होसन शाह के बीच में युद्ध होता है, कब? 1423 के अंदर, उसका वर्णन मिलता है। आगे देखो तीसरी रचना, कानड़ दे प्रबंध। तीसरी रचना है दोस्तों कानड़ दे प्रबंध। किसके द्वारा रचित रचना है? पद्मनाभ द्वारा। पद्मनाभ है जो जालोर के अखेराज का दरबारी कवि होता है, डिंगल भाषा में रचित रचना है। और इसके अंदर कानड़ दे व पुत्र वीरम दे और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी होता है, उसका युद्ध का वर्णन मिलता है। रचना देखो पद्मनाभ द्वारा। कानड़ दे प्रबंध की रचना किसके द्वारा की जाती है? पद्मनाभ द्वारा। और जालोर के शासक अखेराज का दरबारी कवि होता है, दरबारी कवि होता है। कौन सी भाषा में रचित है? डिंगल भाषा में। कानड़ दे व पुत्र वीरम दे और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होता है, उनका वर्णन मिलता है। और क्या जानकारी मिलती है एग्जाम की दृष्टि से, अपने को इंपॉर्टेंट बातें उन पर चर्चा करते हैं। तो राजस्थान की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन भी हमें किस रचना से मिलता है? कानड़ दे प्रबंध से मिलता है। देखो भी, राजस्थान की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलता है। किससे मिलता है भी? कानड़ दे प्रबंध से मिलता है। ध्यान में रखना। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन मिलता है, तो कौन सी रचना से मिलता है? कानड़ दे प्रबंध से मिलता है। आगे देखो भाई,
पृथ्वीराज रासो। चौथी रचना है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। किसके द्वारा रचित रचना है? चंद्रप्रदायी द्वारा। इसको पूरा कौन करता है? इसका पुत्र चंद्रप्रदायी का पुत्र जलन पूरा करता है। देखो ये रचना चंद्रप्रदायी द्वारा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन होते हैं और इसको पूरा करता है जलन द्वारा। इसको पूरा किया जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना भाई। पिंगल साहित्यिक भाषा में रचित रचना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। किससे मिलता है? पृथ्वीराज रासो से। और पृथ्वीराज तृतीय संयोगिता के प्रेम संबंधों का वर्णन मिलता है। कौन सी रचना से? पृथ्वीराज रासो से। और क्या जानकारी मिलती है? इससे चौहानों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है आबू पर्वत के अग्निकुंड से। सबसे पहले उत्पत्ति होती है गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार से परमार, परमार से चालुक्य, चालुक्य से चौहानों की उत्पत्ति होती है। आगे देखो जैन साहित्य। दूसरा साहित्य है दोस्तों जैन साहित्य। कौन सा है? जैन साहित्य। किसके द्वारा लिखा जाता है? जैन आचार्य मुनियों द्वारा लिखा जाता है। और भाषा की बात करें तो अधिकांशतः राजस्थानी व संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। देखो भी जैन आचार्य मुनियों द्वारा व जैन शावकों द्वारा लिखा जाता है। भी जैन साहित्य अधिकांशतः कौन सी भाषा में लिखा जाता है? राजस्थानी व संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। और गद्य व पद्य दोनों में लिखा जाता है। इस दोनों में लिखा जाता है वो कौन सी शैली हो जाती है दोस्तों? चंपू शैली हो जाती है। कौन सी शैली हो जाती है? चंपू शैली हो जाती है। आगे देखो कौन कौन सी रचनाएं जैन साहित्य की रचनाएं हैं। बिसलदेव रासो। जैन साहित्य की पहली रचना की बात करें तो बिसलदेव रासो। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे भी आए आपको अवेलेबल हो जाए। सारे वीडियो को लाइक कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब देखते हैं बिसलदेव रासो की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो नरपति नाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? नरपति नाल द्वारा। और विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन होते हैं। कौन होते हैं? नरपति नाल। इसके अंदर विवरण मिलता है, वर्णन मिलता है विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसलदेव व परमार राजा भोज की पुत्री राजमती होती है, इनका प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। भी किसका मिलता है? बिसलदेव और राजमती का प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। किसमें? बिसलदेव रासो में। श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं भी। कौन सी रचना है? श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं बिसलदेव रासो। ऐसे क्वेश्चन सही करके आते हैं ना एग्जाम में, वो अपने को हजारों स्टूडेंटों से आगे लेके जाते हुए। ध्यान से पढ़ लेना। श्रृंगार रस प्रधान रचना है कौन सी? बिसलदेव रासो। अगर भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा में लिखी गई है? कौन सी भाषा में? गोड़वाड़ी भाषा में। गोड़वाड़ी भाषा में, गोड़वाड़ी भाषा में लिखी गई है। ध्यान में रख लेना। आगे देखो खुमाण रासो। दूसरी रचना कौन सी है दोस्तों? खुमाण रासो। किसके द्वारा रचित है? दलपत विजय द्वारा। किसके द्वारा रचित है? दलपत विजय द्वारा। और इसके अंदर वर्णन मिलता है बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। और क्या बातें इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से इसके अंदर? तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप व उसके भाई शक्ति सिंह का मिलन का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है दोस्तों? महाराणा प्रताप व उसके भाई शक्ति सिंह का मिलन का वर्णन मिलता है। किसमें? खुमाण रासो के अंदर। और क्या बातें अपने को एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिलती है? तो महाराणा अमर सिंह के काल में, महाराणा अमर सिंह के समय में मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन मिलता है इसके अंदर। देखो महाराणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ मुगल, मेवाड़ व मुगल मुगल संधि का वर्णन मिलता है। संधि का वर्णन मिलता है। ये बातें अपने को खुमाण रासो से याद रखनी है। रचना किसके द्वारा की जाती है? दलपत विजय द्वारा। और बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह का मिलन का वर्णन मिलता है। महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन मिलता है। किससे? खुमाण रासो से। आगे देखो भाई भारतेश्वर बाहुबली गौर। जैन साहित्य की तीसरी रचना है भारतेश्वर बाहुबली गौर। किसके द्वारा रचित रचना है ये? वृद्धसेन सूरी द्वारा। इसकी रचना कौन करता है? वृद्धसेन सूरी। और कब करता है दोस्तों? 1150 के अंदर। कब करता है? 1150 ईस्वी के अंदर। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रख लेना। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है कौन सा? भारतेश्वर बाहुबली गौर। इसके अंदर वर्णन मिलता है भारतेश्वर और बाहुबली के बीच में जो युद्ध होता है उसका वर्णन मिलता है। भारतेश्वर बाहुबली रास। भारतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य की चौथी रचना है। किसके द्वारा रचित है? शालिभद्र सूरी द्वारा। इसकी रचना कौन करता है? शालिभद्र सूरी द्वारा। यहां पे बैठा है रास और यहां पे बैठी है शाली। ठीक है।
आगे देखो, राजस्थानी साहित्य का प्रथम है रास है भी। राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, भारतेश्वर बाहुबली रास, कुवल्यमाला। आगे देखो भी, जैन साहित्य की 5वीं रचना कुवल्यमाला किसके द्वारा रचित है, उद्योतने सूरि द्वारा। कुवल्यमाला के अंदर 18 देशी भाषाओं का प्रयोग किया गया है या उल्लेख किया गया है, 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसमें से अपने पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है दोस्तों, मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। कुवल्यमाला के अंदर प्रतिहार शासक वत्सराज का भी उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, प्रतिहार शासक वत्सराज का भी उल्लेख मिलता है। वत्सराज का भी उल्लेख मिलता है, ध्यान में रखना भी दोस्तों। आगे देखो, नेमिनाथ बारहमासा जैन साहित्य की 6ठी रचना है दोस्तों। नेमिनाथ बारहमासा किसके द्वारा रची जाती है, पलण द्वारा। रचना किसके द्वारा की जाती है, जैन कवि पालण द्वारा। किसके द्वारा, जैन कवि पालण द्वारा। और जैन के तीर्थकर हुए 22वें नंबर के, कौन से तीर्थकर हुए, 22वें नंबर के तीर्थकर हुए नेमिनाथ जी। आगे देखो, प्रबंध चिंतामणि 7वीं रचना है दोस्तों। प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा रचना की जाती है, मेरुतुंगाचार्य द्वारा। किसके द्वारा रचना की जाती है, मेरुतुंगाचार्य द्वारा। और कितने खंडों में विभाजित है, 5 खंडों में, ध्यान में रख लेना, 5 खंडों में विभाजित है, 5 खंडों में विभाजित है, 5 खंडों में विभाजित है। आगे देखो भी, संत साहित्य, तीसरा साहित्य है दोस्तों संत साहित्य। इसकी रचना मुख्यतः पद्य में की जाती है। मुख्यतः रचना किस में की जाती है दोस्तों, पद्य में की जाती है। संतों ने अपने अनुभव को वाणी भजनों द्वारा प्रसारित किया है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि संतों एवं महात्माओं द्वारा रचित रचनाएं या उसका जीवन परिचय क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पर्ची। लेटेस्ट के एग्जाम उठा करके देख लेना, 2-3 बार वो क्वेश्चन आ चुका है लेटेस्ट में, अभी करंट में आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कर देना भी। आगे देखो, उदाहरण भी वो लिए जो अपने को एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बार बार आते रहते हैं। उदाहरण देखो, संत रजब जी, इसकी रचना कौन सी है, सर्वंगी। दादू दयाल जी की दादूवाणी कायाबेली, कौन सी है, दादूवाणी और कायाबेली। संत लालदास जी की चेतावनियां। जसनाथ जी की रचना कौन सी है, सिंबुदड़ा, कोंडा, सिद्धम जीरो सिलोकी, कौन सी है, सिद्धम जीरो सिलोकी। संत मावजी की रचना कौन सी है, चोपड़ा ग्रंथ। संत सुंदरदास जी, ज्ञान समृद्ध, 12 अष्टक, सिवैया और बावजी। सुंदरदास जी की रचना कौन सी है, ज्ञान समृद्ध, 12 अष्टक, सिवैया और बावजी। आगे देखो भाई, ब्राह्मण साहित्य, चौथा साहित्य है दोस्तों ब्राह्मण साहित्य। प्राचीन साहित्य क्या है भी, प्राचीन साहित्य कौन सी शैली में लिखा गया है, ब्राह्मण शैली में। जैसे कि धर्मशास्त्र विषय ग्रंथों की रचना हुई है। जैसे कि बात करें तो बेताल है, सिंहासन 32 है, भगवत पुराण है। देखो भी, जैसे बेताल है 25 है, सिंहासन 32 है और भगवत पुराण है, ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं है। आगे देखो, लोक साहित्य कौन सा है भी, लोक साहित्य की क्या विशेषता है, जिनकी रचनाओं के रचयिता के बारे में हमारे को कोई पता नहीं है अभी, जो लिखित रूप से अलिखित रूप से अपने समाज में दीर्घ काल से अपने समाज के अंदर चले आ रहे हैं, वही क्या है, लोक साहित्य। उदाहरण की बात करें तो त्योहारों के गीत हो गए, तीज के हो गए, विवाह के हो गए, मेलों के गीत हो गए, ये क्या है, लोक साहित्य। देखो भी, जिन रचनाओं के रचयिता का पता नहीं है और जो लिखित अलिखित दीर्घ काल से अपने समाज में प्रचलित रूप से चले आ रहे हैं। जैसे कि बात करें तो लोकगीत हो गई, लोक कथा होगी, लोक नाट्य होगी, कहावतें होगी। ठीक है, आगे देखो, इसकी विषय वस्तु कैसी होगी, धार्मिक होगी, त्योहारों पे होगी, रीति रिवाजों से संबंधित होगी, वही क्या है, लोकगीत है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है अपना, देखो भाई, विजन क्लासेस 772 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, विजन क्लासेस 772 के नाम से, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू भी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।